हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आज हम लोग आंसर राइटिंग पर बातें करेंगे फ्रेंड्स। आंसर राइटिंग, यूं कहूँ मैं तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनका तैयारी की अगर मैं बात करूं तो तैयारी का जो अल्टीमेट पार्ट होता है, उनका सपना होता है कि मैं ऐसे तैयारी करूं कि मैं आंसर राइटिंग करने के लायक खुद को बना सकूं। स्टूडेंट्स में छटपटाहट होती है कि कब मैं आंसर राइटिंग करना सीखूंगा, या मैं यूं कहूं कि वो पागल होते हैं आंसर राइटिंग सीखने के लिए। वो गाना आपने सुना होगा कुमार विश्वास जी का, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो ये जो पागल और दीवानापन है ना, ये हम में होता है आंसर राइटिंग सीखने के लिए कि हम वो परफेक्ट आंसर राइटिंग कर सकें। वो हम बेचैन होते हैं और सोचते रहते हैं कि तुम मुझसे दूर हो आंसर राइटिंग मेरे, और मैं तुमसे दूर हूँ। हम ही समझ रहे हैं कि क्या वो बेचैनी है अंदर में। तो ये चीज़ें होती हैं। आंसर राइटिंग क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसी पे डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन का सारा दारोमदार। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपने आंसर राइटिंग करना नहीं सीखा तो एग्ज़ाम में नामुमकिन होगा अच्छा आंसर लिखना। दोनों में फ़र्क है, पढ़ने में और आंसर राइटिंग करने में। पढ़ना आंसर राइटिंग का एक पार्ट है, लेकिन कंप्लीट आंसर राइटिंग वो नहीं सिखा सकता। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़े टाइम पहले मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कीवर्ड्स किए थे। मैंने आपसे कहा था कि यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है, उनकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो कुछ अलग तरीके की होती है। तो उसने तो क्वेश्चन पूछा, लेकिन आप उसके आंसर करेंगे कैसे, वो ये कीवर्ड्स ही बताते हैं। जो आप सुनते हैं एक्सप्लेन, इलुसिडेट, डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, यही बताते हैं कि आप आंसर कैसे लिखेंगे। अगर इन कीवर्ड्स के अनुसार आपने आंसर नहीं लिखा तो एग्जामिनर तो वही ढूंढ रहा है, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, या यूं कहूँ कि ज़ीरो भी मिल सकते हैं, क्योंकि जो उसने मांगा वो आपने नहीं दिया। तो बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए इन कीवर्ड्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब ये आपके सामने हों तो आप उसके हिसाब से आंसर राइटिंग कर सकें। मैंने 4 कैटेगरीज़ में सारे कीवर्ड्स को क्लासिफ़ाई कर दिया था, जितने भी यूपीएससी पूछता है। और मैंने आपसे कहा था कि कीवर्ड्स हमें समझने तो सारे हैं, लेकिन वो जो क्लासिफ़िकेशन मैंने की है वो आंसर राइटिंग के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। इतने सारे आप अगर आंसर राइटिंग फ़ॉर्मूला याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। इसलिए आंसर राइटिंग के लिए मैंने इन सारे कीवर्ड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, ताकि आंसर राइटिंग स्पेसिफ़िक जो बातें हों, वो मैं इन कीवर्ड्स के साथ कर सकूँ। आंसर राइटिंग का कैटेगराइज़ेशन मैंने उस बेस पे किया था, जिस बेस पे आप उसमें अपने कंटेंट्स और फैक्ट्स लिखेंगे। कितने कंटेंट, कितने फैक्ट लिखने हैं वर्ड लिमिट के अनुसार, इसलिए मैंने कैटेगराइज़ेशन किया था। तो पहले हम सारे कीवर्ड्स को अभी समझ रहे हैं और फिर अंत में हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग में इन कीवर्ड्स में कितने कंटेंट्स डाले जाएँ। वो क्लासिफ़िकेशन जो मैंने किया था उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जो थी लिटिल डीप, डीप, वेरी डीप, और जो अंत में था वो सरफेस लेवल की मैंने पहले बात की थी, और फिर लिटिल डीप, वेरी डीप और फिर वेरी डीप, ये 4 कैटेगरीज़ में मैंने क्लासिफ़ाई किया था।
आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट कीवर्ड को समझने की बारी है। पिछले क्लास में हमने एक कीवर्ड को समझा था, आज नेक्स्ट कीवर्ड को समझेंगे। नेक्स्ट कीवर्ड है इलूसिडेट। इसके 3 एस्पेक्ट पर आपको इसको समझना होगा आंसर राइटिंग करने के लिए। अगर यूपीएससी ने दिया है कीवर्ड तो उसका अपने आप में एक मतलब है, तो मतलब आपको ऐसा पता होना चाहिए जिसके बेस पर आप आंसर राइटिंग कर सकें। डिक्शनरी मीनिंग से काम नहीं चल सकेगा यहाँ पर। दूसरी बात, अगर उस क्वेश्चन के साथ वही कीवर्ड दिया गया है तो उसका कुछ पर्पस है, यूपीएससी ने कुछ सोच समझ के उसे दिया है, तो पर्पस क्या होता है इन कीवर्ड्स का वो भी समझना है। और अंत में फिर इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल, इनका यूटिलाइजेशन आप कैसे करेंगे आंसर राइटिंग लिखने के लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन 3 एस्पेक्ट पर हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। मीनिंग की मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा था कि एक मीनिंग कम से कम आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि वर्ड देखते ही क्लिक कर जाए खटाक से। इसीलिए मैंने एक ऐसा मीनिंग कहा था आप चुनें जो आपके मदर टंग में हो, क्योंकि मदर टंग से हम कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट करते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा समाया हुआ है, तो वो खट से क्लिक करेगा। आपकी हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है या रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, आप किसी में भी मीनिंग लिख सकते हैं। मैंने हिंदी इसीलिए चुना है क्योंकि मैं जानता हूँ मेजॉरिटी की वो भाषा है, और इसे आप चाहें तो कनेक्ट भी कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। समझना हमें पूरा है, लेकिन अंत में जाके वो कोई ऐसा मीनिंग होना चाहिए आपके पास। ये जो मीनिंग है, ये मामूली मीनिंग नहीं होगा। ये ऐसा होगा जो आपके सब कुछ को बता देगा, जितना भी आपने समझा है इसको। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मीनिंग, इलुसिडेट का मीनिंग है स्पष्ट करना, कि जो चीज़ें दी गई है, जो क्वेश्चन दिया गया है, जो पूछा गया है, उसे आप स्पष्ट कीजिए। टू मेक समथिंग क्लियर। अब देखिए, क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो तो शॉर्ट में दिया जाएगा, आपको उसको आंसर राइटिंग में बड़ा करना होता है, समझाना पड़ता है। तो जो छुपी हुई बातें हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसने ऐसा लिख दिया कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो जो नहीं समझ आ रहा है, वो जो छुपा हुआ पार्ट है, उसे समझाना, उसे क्लियर करना, उस पर जो कोहरा पड़ा हुआ है उसे हटा देना। टू मेक समथिंग क्लियर, और टू मेक समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड। जो चीज़ है उसे आप ऐसा बना दीजिए अपने आंसर राइटिंग से कि वो आसानी से समझ में आ जाए। कैसे? बाय रिमूविंग कन्फ्यूजन और बाय थ्रोइंग लाइट ऑन हिडन कॉजेज। जो कन्फ्यूजन है उसे हटाना होगा, और जो हिडन कॉज है, मतलब उसके पीछे जो कुछ छुपे हुए कारण हैं, उन कारण पे आपको प्रकाश डालनी पड़ेगी, लाइट थ्रो करना पड़ेगा, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए आप देखते होंगे कभी-कभी मौसम अचानक से बदल जाता है। अब मान लीजिए ऐसा सीज़न है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अभी बारिश होगी, बारिश का सीज़न ही नहीं। अचानक से आपने देखा कि बादल आ गई और थोड़ा बहुत पानी पड़ने लगा और फिर वो चला गया। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। तो अब कोई वेदर एक्सपर्ट है या कोई साइंटिस्ट है, वो समझाता है इन चीज़ों को कि हाँ, ये कारण रहा कि ये आए। अब बात आती है, और भी आप बात करें, जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है। यूक्रेन और रशिया में पहले हुआ, इज़राइल हमास में अभी हो रहा है युद्ध। अभी भी रशिया यूक्रेन में भी तो चल ही रहा है। तो आपने देखा कि चल रहा है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है? हुँ? लेकिन अगर कोई आपको आके क्लियर कर दे कि इज़राइल और पैलेस्टीन का मामला क्या है, तो फिर इस युद्ध को समझने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। यही है चीज़ों को क्लियर करना। अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस है टू अंडरस्टैंड अ मैटर क्लियरली, कि जो चीज़ें हैं उसे बिल्कुल क्लियर कट तरीके से समझना ही इलुसिडेट का पर्पस पर्पस होता है।
अब मान लीजिए कोई काम आपको दिया गया कि इसे करो, तो पहले आपको उस काम की सारी जानकारी होगी तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाएँगे। आपको कोई केस सॉल्व करने के लिए दिया गया, तो आपको केस से जुड़े सारी बातें पता होनी चाहिए। तो आप उसकी फ़ाइल पढ़ेंगे, चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे, तब जाके मैटर क्लियर होगा आपके सामने। तो इसका पर्पस वही होता है, टू अंडरस्टैंड अ मैटर क्लियरली, क्लियर तरीके से समझ जाएँ आप। टू मेक कॉम्प्लेक्स थिंग्स ईज़ी एंड सिंपल, कि जो उलझी हुई चीज़ें हैं, दूसरा पर्पस इसका क्या है कि जो उलझी हुई चीज़ें हैं उसको सुलझाना, सिंपल करना, ईज़ी करना। तो ये दूसरा इसका पर्पस है। अब बात आती है इसका इस्तेमाल करने की, कि आंसर राइटिंग में आप इस वर्ड के साथ क्या करेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे आंसर राइटिंग करने के लिए? या यूँ मैं कहूँ कि इसके आंसर की डिज़ाइनिंग आप करेंगे कैसे? स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग कॉज़ and then step by step give those important points which are required to bring clear understanding of the matter। कि आपको शुरुआत से पहले तो शुरुआत कहाँ से करनी है कि आप पहला कॉज़ बताइए, जहाँ से ये जो घटना घटी है, जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से आप शुरू करेंगे तो सही से मीनिंग समझ में आएगा। जैसे कि आप फ़िल्म देखते हैं, अब आपने पहली बार वो फ़िल्म देख रहे हैं, आपको बीच से दिखा दिया जाए तो आपको मज़ा आएगा, कहानी ही समझ में नहीं आएगी। उसके लिए ज़रूरी है शुरू से देखना। तो शुरुआत आप पहले कॉज़ से करें, बिगिनिंग कॉज़ से, जहाँ से ज़रूरी है इस मैटर को क्लियर करने के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ से शुरू करें। और फिर स्टेप बाय स्टेप जाएँ और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखें। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्यों? क्योंकि वर्ड की लिमिट है। एक मैटर पर हज़ारों चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं, जो वर्ड लिमिट में फिट होंगे। देखिए क्वेश्चन के साथ अगर वर्ड लिमिट लिख रखी गई है, तो पक्का है कि आप उसका उस वर्ड लिमिट में आंसर कर सकते हैं, तभी यूपीएससी ने उतना ही वर्ड लिमिट दिया है। तो सिर्फ़ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लिखें जो ज़रूरी है टू ब्रिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर, कि जो मैटर दिया गया है उस पे अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए, साफ-साफ समझ में आ जाए। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप बता दीजिए, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए बिगिनिंग कॉज़ से, जहाँ से ज़रूरत है। एग्ज़ाम्पल्स मे और मे नॉट बी रिटन। ऐसे क्वेश्चंस में इलुसिडेट वाले जो होते हैं, आप एग्ज़ाम्पल्स चाहें तो दे भी सकते हैं, चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। कैन बी रिटन इन बोथ पॉइंट्स और पैराग्राफ्स फॉर्मेट। आप चाहें तो पॉइंट में भी इनके आंसर लिख सकते हैं और पैराग्राफ्स में भी इनके आंसर लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की ज़रूरत क्या है, और ये आपके दिमाग पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस फॉर्म में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं एग्ज़ामिनर को अपने आंसर को। उसी बेस पर आप या तो पॉइंट का इस्तेमाल करें या पैराग्राफ्स का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप पैराग्राफ्स का भी इस्तेमाल करते हैं तो एक बात ध्यान रखें कि पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा बड़े ना हों। अब ये नहीं कि पूरा आंसर आपने 2 ही पैराग्राफ में निपटा दिया या 1 ही पैराग्राफ में निपटा दिया। ये अच्छा आंसर राइटिंग का स्किल नहीं है। तो ये इलुसिडेट का मीनिंग था फ्रेंड्स। जब आप इन पर आंसर राइटिंग करेंगे तो इनके पूरे मीनिंग को आप ध्यान में रखें, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। और बाद में जाके मैं क्लासिफ़िकेशन ऑफ वर्ड्स कंटेंट के लिए दूँगा आंसर राइटिंग। ये दोनों जब मिक्स अप होगा, तो आप फ्लो करेंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर मिलते हैं और बातें करेंगे। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।